दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा है नहीं, कुछ महीने बचे हैं, 4-5 महीने और बचे हैं, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। हैं, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज हम देख रहे होंगे पीछे लगा हुआ है आपके इकोनॉमिक्स का एक क्लास होगा, क्लास 10th का, जो आपका 4 सब्जेक्ट होता है ना। इकोनॉमी हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और एक होता है सिविक्स हो गया, नागरिक, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके। ये चारों मिलकर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें से क्या होता है आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें से 50% तो ऑब्जेक्टिव ही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पीछे इसके बारे में बताए थे तो उसको भी कुछ बता देते हैं। जैसे पीछे पढ़ाए थे टाइप ऑफ इकोनॉमी में 3 प्रकार के पढ़ाए थे पीछे। पीछे इसका 2 पार्ट चढ़ा चुके हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, तो इसका पार्ट बाय पार्ट चलेगा। तो देखिएगा पीछे भी और इसको भी देखिएगा, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, समझ में अच्छे से आएगा। 3 प्रकार के बताए थे, कौन कौन टाइप में? समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था बताए थे। और उसके पहले बताए थे क्षेत्र के आधार पर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो आशा करते हैं वो सभी पढ़े होंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमने लिखित 2 स्थितियों कितने स्थिति पर है? 2 स्थितियों का विवेचन। विवेचन मतलब उल्लेख करना, विवेचन मतलब बताना। कौन कौन? आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। यहाँ आर्थिक विकास के बारे में पहले पढ़ेंगे, कुछ उसके बारे में भी बता देते हैं, कुछ इसके बारे में भी समरी बता देते हैं, ताकि आगे जब पढ़ाएंगे तब को और आसानी में समझ में आवे। तो ये जो आर्थिक विकास है, ये जो आर्थिक विकास देख रहे हैं ना, इन हर अर्थशास्त्री का जो आर्थिक विकास है उसके मानने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग है। किन्हीं का कुछ मानना है, किन्हीं का कुछ मानना है, हर किन्हीं का क्या है, अलग अलग है। जैसे आप ही के घर में होंगे तो देखिएगा किसी का सोच का लेवल अलग होगा, किसी का सोच का लेवल अलग होगा, सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आप घर में भी देखिएगा तो आप कोई चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में प्रयोग कर कर देख सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक है तो आप उसके बारे में एक ऐसे लिखिए, जो भी 5 लाइन 10 लाइन सोच के लिखिए, और कोई भाई बहन होगा उसको भी कहिए उसके बारे में। तो देखिएगा दोनों का जो सोचने का तरीका है, लिखने का तरीका, लिखावट में जो पढ़िएगा, दोनों में देखिएगा अंतर होगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपके भाई या बहन होंगे वो अलग तरह से सोच रहा होगा, उसका दिमाग में अलग तरह चल रहा होगा वो चीज़, और आपके दिमाग में अलग चल रहा होगा। तो इनका क्या है, जो आर्थिक विकास है, हर आदमी के विचार से क्या है, ये अर्थशास्त्री जो थे उनके अनुसार क्या है, ये अलग अलग है। दूसरा क्या है, मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास के मतलब ऐसे तो समझ ही रहे होंगे, हर चीज़ से विकास करना, पैसे से, खासकर इकोनॉमी है तो पैसे से रिलेटेड होगा, है कि वो बिना पैसा वाला तक नहीं कोई पूछता नहीं है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, है समझ रहे होंगे। आर्थिक विकास, जैसे भारत क्या था, इस समय बेचारा गरीब था। 1991 में सुने होंगे, जैसे आज़ादी बात अंग्रेज की, क्या भारत पीछे पढ़ाए थे, 200 साल तक लूटा भारत को, सोने की चिड़िया से कहाँ पहुँचा दिया। फिर भारत क्या धीरे धीरे विकास किया, और विकास करते करते आज यहाँ पर पहुँचा है, आगे और विकास करेगा तो और आगे पहुँचेगा भारत। तो उसी को आर्थिक विकास कहते हैं, जो एक दिन में भारत नहीं बना है, समय लगता है उसको बनने में। जैसे पौधे ही रोपे, उदाहरण दिए थे ना पौधा का, पौधे ही रोपते तो क्या समय लगता है कि नहीं उसको बड़ा होने में। जैसे आम का ही पौधा रोपते हैं या अमरूद का, जो भी फल वाला हो गया, तो रोपते हैं तभी ना वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ साल लगता है बड़ा पौधा होने में, फिर वो फल फड़ता है।
ऐसे थोड़े है कि आज बीज रोपे कल फड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। तो इकोनॉमी भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। जैसे आप ही लोग हैं अभी पढ़ेंगे, बड़ा होंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे तभी ना पैसा होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो ये हो गया आर्थिक विकास, जब रुपया पैसा के मामले में विकास कीजिएगा। दूसरा हो गया रुपया का विकास। अभी जो पैसा देख रहे क्या था, आज से 100 साल 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 100 साल पहले पैसा तो था, मतलब बहुत पीछे जाइए, करीब 1000, हाँ 1000 200 2000 3000 साल उस समय, या और भी उसके पीछे आदि मानव काल से थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। तो उस समय क्या था, पैसा अभी वाला जो देखते हैं ना करेंसी, वैसा पैसा नहीं था उस समय। उस समय क्या था, बार्टर सिस्टम था शुरू में। मतलब आपको सामान की जरूरत है, आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो हम चावल आपको दे देंगे, आप गेहूं उतना ही दे दीजिएगा। तराजू देखे ना पहले वाला कैसे होता था, हाथ से ऐसे, आजकल भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, रखता है उसमें लिखा जाता है। पहले होता था बटखारा, सुने होंगे, वेट 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे करके बटखारा आता था, उसको वाट बोलते थे। उससे क्या होता था, आदमी मतलब 1 किलो चावल दिया था, हम 1 किलो उसको गेहूं दे दिए। मगर धीरे धीरे अब हमको चाहिए चावल, मेरे पास चावल है, अब मुझे चाहिए मकई। अब वो आदमी उसको चावल नहीं चाहिए, उसको चाहिए गेहूं, तो हमको भी दिक्कत हो गया, उस आदमी को भी दिक्कत हो गया। तो उसी को, वो जो दिक्कत ना होवे, हमको भी उसको भी, उस आदमी को भी चाहिए गेहूं, मेरे पास है चावल, हमको चाहिए मकई, जो उसके पास है तो देगा नहीं, क्योंकि चावल उसको चाहिए ही नहीं ना। समझ रहे होंगे उदाहरण। तो उसी को सोल्व, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या लाया गया, रुपया को लाया गया। आजकल मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी सामान खरीद रहा है क्या करते हैं, पैसा रखते हैं ना, 100 रुपया 50 रुपया, जो भी सामान का कीमत होता है उसको दे देते हैं। वो उस रुपया कागज के टुकड़ा के बदले में क्या करता है वो, और वो जो कागज का टुकड़ा क्या है, वो सरकार चलाती है। वो सरकार उसको मान्यता दे ले है कि ये 100 रुपया का नोट है, ये 500 का नोट है, ये 50 रुपया का नोट है। देखिए उस पर लिखा रहता है, उसमें आरबीआई का साइन रहता है ना, कि मैं धारक को इतना रुपया होने का वचन देता हूँ। मतलब सरकार द्वारा मान्यता है। सरकारी चीज को सभी मानता है कि नहीं, जैसे देखिए आधार कार्ड, सब सरकारी चीजें बनवाता है ना, मानता है। क्यों, क्योंकि सरकार उससे जानती है, लोगों के बारे में पहचान रखती है। तो मौद्रिक विकास भी समझिए, छोटा सा समझाएं, आगे इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, अभी ऐसे ऊपर ऊपर बता रहे हैं। आर्थिक विकास भी क्या है, ये हर आदमी अर्थशास्त्रिक दृष्टिकोण से अलग अलग है, इसलिए इसका कोई मेन पॉइंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। पहला, आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे पहले, उसके बाद फिर मौद्रिक विकास के बारे में जानेंगे। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो क्या है, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो घर में भी किया जाता है, और देश में भी किया जाता है, और दुनिया में भी किया जाता है, हर जगह। मतलब समझिए, इसको ध्यान से समझा रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता कैसे है। जैसे आपके घर में मान के चलिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करिएगा, मान के चलिए शादी बर्थडे होता है, तो उसमें एक चार्ट बनाते हैं ने कि लगभग इतना खर्चा आएगा भोज में, बनाते हैं कि नहीं, एक चार्ट एस्टिमेट लगाते हैं ना कि इतना रुपया खर्चा होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया। तो ऐसे ही मान के चलिए जब घर बनाते हैं तो उसमें भी क्या है, एस्टिमेट कॉस्ट लगता है ना, मान के चलते हैं ना कि 20 लाख में 10 लाख में जैसा ज़मीन होगा उसके अनुसार 30 लाख में घर बन जाएगा। तो अनुमान लगाते हैं कि नहीं कि इतना में हो जाएगा। हाँ, तो उसमें थोड़ा बेस ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मटेरियल का दाम कम होगा तो कम हो जाएगा कॉस्ट, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं बाजार में सब्जी का दाम क्या है, कभी बढ़ते रहता है कभी घटते रहता है ना, हर चीज़ का कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, वैसा होता है। आलू और गेहूं के लेवल के लिए पोटैटो। तो देश भी क्या करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग करता है। देश भी क्या करता है, इकोनॉमिक प्लान करता है कि हमारे देश में कितना टैक्स आ रहा है। तो उस टैक्स से जो देखिए बजट निकलता है हर साल, पढ़े होंगे फरवरी में निकलता है ना बजट। क्यों निकलता है, इसी को यही कारण इकोनॉमिक प्लानिंग होता है कि भारत में मान के चलिए 100 रुपया आया, तो 100 रुपया हम लोग से टैक्स लिया ना। हम लोग मान के चलिए एगो शैम्पू भी खरीदते हैं ना, तो उसमें भी सरकार को टैक्स जाता है।
आपको लगता होगा कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, मगर सरकार सबसे टैक्स लेती है। कोई बेचारा कमा रहा है लाख रुपया का महीना, तो उसका समझिए महीना से अलग टैक्स जाएगा। कोई सामान खरीदेगा उससे अलग टैक्स होता है, तो वो बेचारा का और ज़्यादा हो जाता है। सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है हम लोग से। वो अभी आपको तो पता नहीं चलेगा, जब बड़ा होइएगा तो पता चलेगा कि 1 लाख में मान के चलिए सरकार ही आपका अच्छा खासा पोर्शन ले लेती है भाग। क्यों ले लेती? जैसे हो कोई रेस्टोरेंट में जाइएगा तो देखिएगा वो अलग जीएसटी जोड़ेगा खाना के बाद, जो भी आपका खाना का बिल हुआ 400-500, ठीक ना? समझ रहे होंगे जो बोल रहे होंगे, ठीक। आगे देखिए फिर क्या होता है, और क्या होता है। जैसे आपके गाड़ी खरीदने जाते हैं कभी के जाइएगा गार्जियन के साथ, तो देखिएगा क्या होगा, गाड़ी का दाम मान के चलिए 1 लाख रुपया हो ने, तो 20-25 हज़ार रुपया उसमें टैक्स ले लेती है। तो वो गाड़ी कितना खो गया? 1,25,000 का। फिर वहाँ पर क्या होता है, रोड टैक्स लिया जाता है। सड़क जो होता है न, उसका टैक्स लिया जाता है। गाड़ी रोड पर चलेगी उसका टैक्स, रोड टैक्स होता है। ऑन रोड प्राइस सुने होंगे, वो भी कुछ रुपया होता है 1000 में। उसके बाद क्या होगा, दो पहिया वाहन है तो टोल टैक्स नहीं होगा। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो देखते हैं आजकल गाड़ी में फास्ट टैग लगाता है न, तो क्या होती है, आप जाइएगा तो देखिएगा आजकल जो रोड होता है वो प्राइवेट टेंडर से बनता है। सरकार क्या करती है, ठेका दे देती है कि इतना से इतना दूर तक रोड बना दो। तो रोड बनाने में खर्चा लगा, तो वो जो रोड बनाने वाला जो कंपनी होता है वो क्या करती है, हर कुछ किलोमीटर पर एक टोल बना देता है। वहाँ पर क्या करता है, गाड़ी को रोक रोक कर पैसा वसूलते हैं सबसे, क्योंकि रोड में जो लागत लगी वो निकालने के लिए। तो कितना जो है टोल, वो पैसा कवर कर चुका है। जितना मान के चलिए 100 करोड़ लगा ना वो रोड बनाने में, तो 200 करोड़ वो कमा चुका है। मगर फिर भी क्या, टोल अब बंद कर देना चाहिए था? नहीं, मगर टोल फिर भी चल रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अरे जितना तुम लागत लगाए उससे दुगना तुम रह ही गया, या उतना लागत आ ही गया है, तब फ्री कर दो। या न फ्री कर सकते हो तो टोल ही क्या कर दो, कम कर दो। जो 100 रुपया टोल है उसको 10 रुपया 20 रुपया कर दो। गाड़ी वाला को बहुत परेशानी होती है, सबसे बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। हाँ, रोड बनाने में भी खर्चा होती है, मानते हैं शुरू में लो, मगर जब उसका टाइम ख़त्म हो जाए लोन का, जितना पैसा रिकवर हो जाए, तब तो लोन जो टोल होता है उसको कम कर देना चाहिए, ताकि आदमी को क्या हो, पैसा बचेगा तो कुछ बेचारा खर्चा ही करेगा। तो उसी के बारे में देखिए क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। आदमी भी क्या करता है, प्लान बनाता है। कहाँ, जैसे महीना आया तो महीना जैसे आदमी कमा के लाता है, जिनका जितना तनख्वाह होता है, तो क्या करता है, प्लानिंग बनाता है कि नहीं, कि इतना पैसा 100 रुपया मान के चलिए, वो 100 रुपया वो कमाया, या 1000 रुपया मानते हैं, तो क्या करता है बेचारा के, 100 रुपया उसका चल जाएगा खाना पर, 100 से 150 रुपया खाना पड़ जाएगा। 100 से 150 उसके बच्चे होंगे जो 200 रुपया रखे इसको स्कूल पर, स्कूल ट्यूशन जो भी हो गया, 300 रुपया खर्चा हो गया। और समझिए 200 रुपया दवाई पर खर्चा होगा। घर में बुजुर्ग होंगे, कभी तबीयत खराब हो जाता है, देखते हैं ना मेडिकल आजकल कितना महंगा होते जा रहा है। दवाई का दाम और देखिएगा बहुत महंगा होते जा रहा है। और क्या करेगा, जो दवाई होगा उतने ही दाम पर देगा। तो कितना दो 500 रुपया बेचारा खर्चा हो गया। और गाड़ी उड़ी चलाता होगा तो 100 रुपया समझिए उसका फ्यूल होगा, मेंटेनेंस खर्चा हो जाएगा गाड़ी का। आजकल हर घर में गाड़ी होती है। फिर और खर्चा हो जाएगा, मान के चलिए घर में टीवी होगा, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल भी देखते होंगे। तो यही क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। इसके पास बेचारा कितना होगा, कुल खर्चा कर कुर के 100 से 50 रुपया बचेगा, वही उसका सेविंग हुआ, जो क्या होगा भविष्य में आगे काम देगा। वैसे ही बोला जाता है कि पैसा बचाना चाहिए, भविष्य में काम देता है। बुरे समय में पैसा ही काम देता है, ठीक ना। तो आगे चलिए बताते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या है द्वारा ही संपन्न होता है। अभी जो बताए, कैसे घर में पैसा आता है तो एस्टिमेट बनाते हैं, नहीं इधर इतना खर्चा होगा, इधर इतना खर्चा होगा, इतना पोर्शन इधर खर्चा होगा। वैसे ही देश भी जब पैसे आती है टैक्स से, तो वो क्या करता है, एस्टिमेट बैठाता है कि रक्षा क्षेत्र पर इतना लाख करोड़ खर्चा होगा, क्योंकि देश में उसमें बहुत पैसा होता है ना। जीएसटी से हर साल 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपया सरकार को आती है।
और पेट्रोल वह सब बेचती है, उससे अलग का आती है। कोई राज्य में शराब बंद है, कोई में नहीं है, तो वो सब से भी बहुत टैक्स आती है। और भी बहुत सारे टैक्स हैं जो लेती है सरकार। तो उससे क्या सरकार को लाखों करोड़ रुपया आती है। तो जब लाखों करोड़ आएगी तो क्या करेगी, वो खर्चा भी तो करेगी ना। तो देखते हैं हर साल बजट निकलता है, रेलवे को इतना लाख करोड़ रुपया दे दिया गया, नया ट्रेन पटरी बिजली लगाने के लिए। आप सुनिएगा फिर रोड बनाने के लिए इतना लाख करोड़ रुपया दे दिया गया, सड़क मंत्री है नितिन गडकरी। और सुनिएगा कि डिफेंस रक्षा के लिए, नहीं रक्षा करेगा तो जानते हैं कितना बेचारा भारत के दुश्मन लगल है, इतना लाख करोड़ रुपया उधर जाएगा। सभी तरफ क्या सरकार को बढ़िया से प्लान बनाकर खर्चा करना पड़ता है। उसमें से कुछ रुपया मान के चलिए कुछ कम जाता है तो क्या करता है सरकार, कर्जा भी लेती है पूरा करने के लिए। तो चलिए जानते हैं पहले आर्थिक विकास के बारे में। ये सब समरी था, अब आपके चैप्टर में चलते हैं। ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर क्या पीछे ही बोल देते काफ़ी मतभेद है। बोले थे कि अलग अलग अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में अलग अलग सोच रखते हैं। अलग अलग आर्थिक विकास के बारे में अलग अलग सोच रखते हैं। किन्हीं का कुछ मानना है, किन्हीं का कुछ मानना है। पहले उनके बारे में जान लेते हैं किनका क्या मानना है। इसकी एक सर्वान्य परिभाषा नहीं है, सबका अलग अलग है। क्योंकि आदमी अभी तो बोले तो उदाहरण दिए थे कि आप ही के घर में देखिएगा किन्हीं का सोच अलग होगा। एक ही टॉपिक बोलिएगा कि जैसे बोलिएगा कि घर में जो कोई चीज़ मैनेजमेंट है उसके बारे में लिख के बताओ, तो देखिएगा आपका भाई उसके बारे में अलग लिखेगा, आप अलग उसके बारे में लिखिएगा या सोचिएगा, हैं सब्जेक्ट ही अलग अलग हो जाएगा। तो वैसे क्या अर्थशास्त्री भी अलग अलग दिमाग है तो अलग अलग ना सोचेगा, अलग अलग तरह से। फिर भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो वो जब जो बोले ना उनका क्या किया, एक सार निकाला, मेन पॉइंट निकाला। अच्छा इनका ये विचार है, उनका ये विचार है, तो देखते हैं इनका क्या विचार है, इनका क्या विचार है, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। आर्थिक विकास क्या है, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि है। श्रम शक्ति मतलब लेबर, श्रम शक्ति मतलब लेबर। जैसे दुनिया को देखिएगा कंपनी साउथ एशिया में क्यों करना चाहता है, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है। लेबर कॉस्ट क्या है, भारत का आदमी मान के चलिए जो 1000 रुपया में काम कर देगा ना, यूरोप जाएगा ना तो वो 1 लाख लेगा उसी को काम को करने का। क्योंकि वहाँ का जो सरकार नियम बना दिए है कि हर घंटा 1 घंटा आदमी काम करेगा ना तो उसको $10 कम से कम देना है। यूरोप जाएगा तो उधर यूरो, 1 यूरो 100 रुपया के पार है, और $1 85 से 90 रुपया के बीच झूल रहा है अभी। 85 से 90 रुपया होगा लगभग, मान के चलिएगा, ऊपर नीचे होते रहती है, कभी 85 से 90 के बीच रखिए। तो $10 मतलब 1 घंटा में 850, तो मान के चलिए वो 10 घंटा किया तो 8,500 रुपया एक दिन में। भारत में 8,500 रुपया देगा एक दिन में कोई भी नहीं देगा। नौकरी भी सरकारी करेगा तो सरकार उसको 1 घंटे का 850 रुपया देती है, नहीं देती है। सैलरी भी कितना होगा, 40,000, किसी का 50,000 होगा जो सरकारी नौकरी है। प्राइवेट का तो हम जानते ही नहीं है, तो बता नहीं सकते हैं। किसी का 1 लाख भी होगा। तो मान के चलिए जो विदेश में कमा रहा है 1 घंटा में 850, 900 रुपया, 1000 रुपया तक के, दिन का 8,000, 10,000, तो उसका सोचिए महीना का कितना हो जाएगा। तो भारत के जो मान के चलिए सरकारी नौकरी कर जिसका इतना इतना वैल्यू है, उससे भी कई गुना वो ज्यादा कमा लेता है, उसका लेबर मजदूर। समझ रहे हैं ना। भारत में क्या है, भारत, चीन, वियतनाम, थाईलैंड हो गया और बांग्लादेश, ये सब में क्या चीप लेबर है, मतलब 1000 रुपया में 100 रुपया बेचारा काम कर देता है, कुछ 100 में। जैसे घर के ही जो काम करने आता है लेबर, देखिएगा लेबर मिस्त्री, तो कितना लेता है, यूरोप के तुलना में भारत में बहुत कम है ना, वेतन सस्ता है। ये क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्री, श्रम शक्ति में वृद्धि करना, मतलब देश में बेरोजगारी खत्म करना, ये सबसे बड़ा आर्थिक विकास है। देश में
बेरोजगारी खत्म करना क्या है, सबसे बड़ा विकास है। क्योंकि देखिए आदमी कमाएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या करेगा, खर्चा करेगा। जानबे करते हैं पैसा आता है तो आदमी कितना चुल रहता है बेचारा के, गाड़ी खरीद लेगा, मोबाइल खरीद लेगा, कपड़ा खरीद लेगा, बढ़िया घर बनाएगा। उसके पास पैसा आया तो वो भी खर्चा किया, तो वो खर्चा करेगा तो क्या हुआ, और आदमी को रोजगार होगा ने। यही से बोल रहा है श्रम शक्ति में क्या करना चाहिए, वृद्धि। स्किल वाला मतलब किसी को कोई काम बढ़िया से आना चाहिए। आप ही के घर में कोई काम आएगा करने के लिए, वो खराब से कर जाता, आप ही को अच्छा नहीं लगेगा, बोलिएगा पैसा भी गया, उस काम भी खराब हो गया। और वही अच्छा से करेगा तो पैसा भी देते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा, कि ठीक है पैसा लगा और काम हो गया। देखिए वृद्धि दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। एक बात ये भी अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि जनसंख्या भी उतना कम नहीं होना चाहिए, जैसे साउथ कोरिया, जापान है, उधर इतना जवान लोग कम है और जो बुजुर्ग है उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। जैसे भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, वो उससे परेशानी है। और यूरोप में कुछ विकसित देश है न, वहाँ जनसंख्या कम है, उससे सरकार परेशान है। रूसर हो गया, वहाँ का सरकार ही कहता है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाओ। रूसर देखते कितना बड़ा देश है, मगर जनसंख्या 14 से 15 करोड़ है, उसमें से भी बहुत सारे क्या है, बुजुर्ग हो गए। फैक्ट्री में तो वो काम करेगा नहीं ना, तो बूढ़ा लोग, जवान चाहिए ना काम करने के लिए। भारत में युवा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ उतना काम नहीं है। यही से देखते हैं ना, हर साल बिहार से लाखों आदमी जाते हैं दूसरे राज्य, और दूसरे राज्य से जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो क्या विदेश चले जाते हैं। आगे देखिए, तो पहला क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था किनके अनुसार, प्रोफेसर रोस्टोव, किनके अनुसार, रोस्टोव के अनुसार। ये सब जो अंग्रेजी नाम होता है न, हम लोग उच्चारण करते हैं कुछ और, वो सब उच्चारण करते हैं कुछ और, ठीक न। तो नाम को लेकर इतना कंफ्यूज नहीं होता है, जैसे याद होता है बस कर लीजिए, उतना नहीं कि इसको शुद्ध ही याद करना है। जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है अपने अनुसार उसको याद करने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कोशिश करना कि नहीं इसका शुद्ध ही रूप करना, बस कैसे याद हो जाए ताकि एग्जाम में लिख सके। क्योंकि वो सब देखते हैं अंग्रेज का अजीब अजीब जैसा नाम ही होता है, प्रोनाउंसिएशन में अजीब जैसा लगता है। जैसे प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार क्या है, आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि है और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच है। क्या क्या है, जनसंख्या में वृद्धि के बीच और श्रम शक्ति में वृद्धि के बीच का है आर्थिक विकास। किसके अनुसार, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। ये याद रखिएगा, इनका अलग मत हो गया। अब आप देखिए ये वाला सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या चीज भी से, समावेशी विकास के बारे में। इंक्लूसिव ग्रोथ किसे कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ किसे कहते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ उसमें कहते हैं जिसमें होता है ना समाज का हर वर्ग शामिल हो विकास में, कोई भी समाज का वर्ग छूटे नहीं। जैसे आजकल भारत में देखते हैं क्या है, जात पात बहुत ज्यादा मुद्दा होता है, ये जात वो जात सुने होंगे, राजनीतिकरण होता है ना, जात भाई, इसके कारण भारत और बर्बाद हो रहे हैं, जात के कारण और ज्यादा बेचारा, नहीं तो भारत और ऊपर गया हुआ रहता विकास के रास्ते पर। समावेशी विकास का अर्थ भी बताए, इसमें क्या है, समाज के हर वर्ग को शामिल करना, कोई भी समाज में क्या है पिछड़ा नहीं रहे। मगर देख रहे हैं बेचारे, लिखल ही अच्छा लग रहा है, समाज में देख रहे हैं कितना असमानता है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बेचारा क्या घर बनाने के लिए, सही से जीवन यापन करने के लिए भी बहुत कम पैसा है। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा हो जाए, सभी को बोले ना, जैसे अपॉर्चुनिटी है नौकरी का, तो सभी को समान मिलना चाहिए, सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कास्ट आएगा ये कास्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं, सभी आओ, जिसके पास टैलेंट है एग्जाम दो, निकालो उतना, जैसे अपना होता वैसा करो,
किसी को रोकना नहीं चाहते, वो पहले रोका जाता था, अब वैसा नहीं है। अब तो देख रहे होंगे धीरे धीरे ये सब, जैसे जैसे शिक्षा का ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब तो हर जगह देखिएगा हर कास्ट के आ रहे हैं, अब थोड़ा सा समाज ही डेवलप हुआ है। समाज का कोई वर्ग क्या हो विकास के लाभ से छूटे नहीं, समाज के विकास में कोई छूटे नहीं। जैसे देखते होंगे जिस गांव या मोहल्ले में रहते होंगे तो सभी जगह सड़क होना चाहिए, सभी जगह बिजली पहुंचनी चाहिए, सभी जगह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तब नहीं हुआ सबका विकास। ऐसे क्या होगा, मान के चलिए कोई मोहल्ला में रोड सड़क बिजली है और कोई मोहल्ला में नहीं है, तो जिसमें नहीं उसको दिक्कत नहीं होगा चलने में। बिजली आजकल तो जानते हैं बिजली कितना ज़रूरी हो गई है सब चीज़, तो उसी को क्या बोलते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास किसे बोलते हैं, इसमें समाज के हर वर्ग को विकास के रास्ते पर लाना है, उसमें शामिल करना है, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे समावेशी विकास। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए वो रोस्टो के अनुसार क्या था, श्रम शक्ति में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के बीच को आर्थिक विकास कहते थे। अब इनके अनुसार देखिए प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन, मेयर देखिए यहाँ मेयर लिखा है या मरियर नहीं लगता है, एंड वाल्डविन, वाल्डविन जो भी पढ़ते हैं उच्चारण से, वाल्डविन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये बताए भी थे हम लोग, पढ़े भी थे पीछे कि अर्थव्यवस्था क्या है, एकदम धीरे धीरे बढ़ती है। किसी भी देश का, ऐसे नहीं भारत का, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, विकास करती है। तो वही बोल रहा है क्या, जिसके द्वारा दीर्घकाल, जैसे देखते हैं प्लानिंग भाई बनता है तो एक दिन का थोड़े बनता है। जैसे देखिए पटना मेट्रो बन रही है तो एक दिन में बन जाएगी या एक महीना में, एक साल में नहीं बनेगी। देखिए आज से बन रही है, लगता है 2-4-5 साल से बन रही है, तो कोविड आ गया तो हो गया। फिर बुलेट ट्रेन सुने होंगे प्रोजेक्ट, वो भी देखते हैं डिले हो रहा है ना, था कि 2025 में ही चला देना है उसको, मगर क्या हो रहा है वो बन रहा है ना, रास्ते में दिक्कत होगी, रुकावट होगी, इसलिए वो रुक रुक के हो रहा है काम। रुकावट नहीं होगी तो क्या होगा, जल्दी काम होगा ना। आप गली मोहल्ले में भी देख लीजिए, जैसे सड़क है, सड़क बनती है तो देखिएगा जब सड़क बनने आएगा ना तो कुछ आदमी सपोर्ट करेगा उस सड़क बनने में और कुछ आदमी उसको रोकेगा। क्या करेगा, उसको रोकेगा, नहीं देगा बने ले, पता नहीं क्यों ऐसे ही होता है देश में भी। दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जैसे भारत के देखेंगे, पहले का आदमी का पर कैपिटा क्या था, कम था, मगर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। नौकरी में ही देखिए पहले क्या था, आदमी को वेतन कम था, मगर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, क्यों, महंगाई बढ़ गई है ना। तो वही बोल रहा है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की क्या होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आदमी जॉब करेगा, कमाएगा, टैक्स देगा तो सरकार की आय में तो वृद्धि हो गई ना। तो ये कौन बोले हैं, मेरियर एंड वाल्डविन, ये भी क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। ये सब इकोनॉमिस्ट कहाँ के हैं, पश्चिमी देश के, यूरोप देने के, अंग्रेज देने के हैं। हम लोग के अर्थशास्त्री कौन थे, चाणक्य थे, सबसे बहुत ऊपर, सबसे बहुत ऊपर। तो उनके बारे में भी लिखना चाहिए था, चाणक्य के बारे में, कौटिल्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे वो भी। आगे देखिए, अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। मतलब आर्थिक विकास क्या होती है, समय के साथ बदलते रहती है। जैसे देखिएगा पहले आदमी के पास क्या था, झोपड़ी का घर, अब थोड़ा कमाया तो क्या हुआ, पक्का घर किया ने, कच्चा घर पक्का घर पड़े होंगे। पहले आदमी के पास क्या था, कम था, तो वो क्या लगता था कि मट्टी का घर बना कर रहता था। मगर आजकल देखिएगा मिलता है मट्टी का घर, बहुत कम मिलता है, 1000 गो में एक आध गो होगा। मगर अधिकतर के पास अब क्या हो गया है, पक्का घर हो गया पैसे से। जिसके पास और पैसा हुआ समय के साथ वो और बढ़िया घर बनाया, देखते हैं एकदम बढ़िया से चमका के रखेगा, टाइल्स मार्बल सब लगा के रखता है ने, एसी उसी। तो वही बोल रहा है आर्थिक विकास क्या है, आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, मतलब समय के साथ क्या है, बदलते रहता है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में भी परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था के
क्योंकि जो चीज़ अभी चल रही है ज़रूरी थोड़ी है भविष्य में वही चलेगी, विकास कर जाएगा ना वो। जैसे मोबाइल ही देख रहे हैं, पहले क्या था, बटन वाला था, तो समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। तो वैसे अर्थव्यवस्था में है, अभी कुछ समय कुछ और है, भविष्य में कुछ और होगा। जैसे देखिएगा, अभी जो चीज़ 100 रुपये मिल रही है, क्या होगा भविष्य में, 100 रुपये में जरूरी नहीं कि 100 रुपया में मिलेगी, दाम उसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वही बोल रहा है, अर्थव्यवस्था क्या है, समय के साथ परिवर्तनशील है, ढांचे में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी बदलती रहती है, ये बात भी सही है। देखिए, समय के साथ क्या है, प्रति व्यक्ति आय भी बदलती रहती है। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति मतलब उसका वेतन बढ़ जाएगा, आदमी ज़्यादा स्किल सीख लेगा तो उसका आमदनी बढ़ जाएगा। हम देखते हैं आदमी का आमदनी कैसे बढ़ता है, स्किल के अनुसार ना, काम करते गया, उस काम में और अच्छा बेहतर हो गया तो उसका वो और ज़्यादा पैसा उसको मिलता है, तो उसके अनुसार भी। तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर भी क्या बदलते रहते हैं, ये भी सही है। आर्थिक निर्धारक क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे देखिएगा, भारत क्या था, कभी विकास के मामले में, पैसा मतलब अमीर देश के मामले में कहाँ था, कभी 10वां रैंक पे था, फिर 9वां पर आया, फिर 7वां पर आया, 5वां पर आया, अब चौथा पर आया, इसी बदल रहा है ना। कभी तीसरा रैंक पर कौन था, चौथा रैंक जापान था, तो जापान खिसक गया कि नहीं, तो देखिए ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं समय के साथ। आप ही एग्जाम देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, तो देखिएगा ना, रैंक बदलते रहता है कि नहीं बदलते रहता है। जो जितना मेहनत करता है, अच्छे तरीके से लिखता है, तो उसका रैंक ऊपर नीचे होते रहता है कि नहीं होते रहता है, होता है। तो वैसे ही देश है, ये भी विकास करेगा आर्थिक रूप से। जो देश पैसा में ज़्यादा होगा, अच्छे से काम करेगा, वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। और जो देश नहीं करेगा सही से, पिछड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो वही कह रहा है, आर्थिक निर्धारण में क्या है, बदलते रहता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। अभी बोले कि कोई देश चलता है, किससे चलता है, वहाँ के फैक्ट्री से, वहाँ के इंडस्ट्री से चलता है देश। तो जैसे कोई फैक्ट्री होता है, तो अभी शुरू में ही बताए थे कि फैक्ट्री में क्या होता है, कि फैक्ट्री में मतलब जो मालिक होता है चाहता है इस साल इतना प्रोडक्शन हो, अगला साल और ज़्यादा हो। मान के चलिए कोई फैक्ट्री है, मान के वो बना रहा है 1000 कोई सामान, 1000 स्कूटर मानिए, तो चाहेगा ना अगला साल हम 2000 बनावे, बिके ज़्यादा, जितना ज़्यादा बनेगा उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, और जितना ज़्यादा बेचेगा उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वही है यहाँ पर, क्या करना, उत्पादक के क्षेत्र को बढ़ाना, क्योंकि उत्पादन करेगा तभी ना रोजगार होगा, ज़्यादा सामान आएगा मार्केट में, ज़्यादा बिकेगा तो कंपनी को भी फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो वो वेतन में बढ़ाएगा। क्योंकि लेबर बोलेगा ने कि आप पहले 1000 प्रॉफिट होता था, अब आपको 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ प्रॉफिट हमको भी दीजिए। सुने कोई कंपनी में स्ट्राइक कर देता है, वेतन नहीं बढ़ाता है, तो इसके लिए विकास प्रक्रिया को क्या है, गतिशील करना पड़ेगा। गतिशील मतलब जैसे कोई कंपनी है तो लगातार प्रोडक्शन करेगी तब उसको लगातार सामान बाजार में लगातार बिकेगा, और लगातार बिकेगा तो उसको सामान से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो अपना मजदूर को देगा, मजदूर क्या करेगा, घर में अपना खर्च करेगा, परिवार है उसके पास भी। तो क्या है, प्रोडक्शन कदम बढ़ाते चलो। जितना चाइना आजकल का है क्यों निकला, वो इतना सामान बनाता है निदम, मान के चलिए भारत ये पेन 100 गो बनाएगा तो चाइना वो 10,000 पेन, 1,000 पेन बना कर रख देगा। तो भारत उसको मान के चलिए 100 पेन बनाया, ये वाला पेन 100 गो बनाया, तो इसको बनाने का कॉस्ट मान के चलिए 8 रुपया, उदाहरण दे रहे हैं 8 रुपया, 2 रुपया प्रॉफिट लेगा एक पेन पर, तो 10 रुपया में बिकेगा। और चीन वाला क्या करेगा, 1000 बना देगा, तो सोचिए कहाँ 100 पेन, कहाँ 1000 पेन। अगर उस पर वो 8 है ना भी प्रॉफिट लेगा तो क्या हो जाएगा, ये पेन का दाम 9.5 रुपया। तो आप ही क्या है, 10 रुपये, एगो यही पेन सेम वाला एगो रहेगा, या 1 रुपया ही प्रॉफिट कम कर दे वो, तो क्या होगा, ये भारत वाला पेन 10 रुपये में बिकेगा और चाइना वाला 9 रुपया में। पेन एक और उदाहरण देके बता देते हैं, जैसे ये वाला पेन क्या भारत में बना, ये 10 रुपया का है, और ये चाइना में बना 1000 पेन, इस पर प्रॉफिट ले रहा है 2 रुपया का, इस पर ले रहा है 1 रुपया का, ये बिकेगा 9 रुपया में। तो आप ही इसको खरीदिएगा सस्ता वाला को 9 रुपया, क्योंकि 1 रुपया बच रहा है। बाजार में जाते हैं, सब्जी देखते हैं, 10 जगह पूछ के लेते हैं, जहाँ पर सस्ता मिलता है, थोड़ा अच्छा मिलता है, वहाँ पर ले लेते हैं।
तो सोचिए वो 1000 पेन है, भारत के पास 100 पेन है, तो ये बिकने में भी देरी लगेगा, प्रॉफिट भी कम होगा क्योंकि महंगा है तो कम बिकेगा। और ये क्या है, क्यों क्वांटिटी कम बनाया है, और क्वांटिटी ज़्यादा बनता है तो क्या होता है, उसका दाम भी कम जाता है, प्रॉफिट भी कम लीजिएगा तो अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है, उत्पादन के स्तर को ऊंचा स्तर मतलब बढ़ाते चलो, उत्पादन और ज़्यादा करो और ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसका जो बनाने का दाम है ना वो कम जाएगा। अब बनाने का दाम कम जाएगा तो बाजार में क्या होगा, वो सस्ता बिकेगा ना। आगे देखिए, आर्थिक विकास को जान लेने के बाद आप यह भी जान लेंगे कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। ठीक है पेज। आर्थिक विकास विषय जान के क्या है आर्थिक विकास, अलग अलग प्रोफेसर अर्थशास्त्री के अनुसार देखिए यहाँ पर आप यह भी जान लेंगे कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति सुनने में एक ही जैसा लगता होगा, सुनने में लग रहा है ना एक ही जैसा, क्या है, विकास है, वृद्धि है, प्रगति है, तीनों का मतलब तो एक ही होना चाहिए, मगर नहीं, ये भी अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है, अलग अलग है। अर्थशास्त्र के मत के अनुसार अलग अलग है। कौन सा अलग है, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में अंतर है। क्या अंतर है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि जो अभी जस्ट पढ़े में कोई अंतर नहीं माना जाता है। सुनने में तो देख रहे हैं एक ही जैसा लगता है ना, विकास, प्रगति, वृद्धि कैसा लग रहा है, अलग थोड़े लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, मगर क्या इसमें शुरू में अंतर नहीं लगता है, मगर अंतर है। क्या अंतर है देख लेंगे आगे। दोनों शब्दों में एक दूसरे के लिए स्थान पर प्रयोग किया जाता है, विकास, प्रगति एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जाता है वृद्धि को, लेकिन इधर अर्थात उधर क्या इन दोनों के बीच अंतर किया गया है। पहले क्या था, अंतर नहीं था, मगर अब अंतर कर दिया गया, किसके किसके बीच में, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक प्रगति में क्या कर दिया गया है, अंतर कर दिया गया है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या कर दिया गया है, अंतर कर दिया गया है। मिटाकर फिर से बढ़िया समझा देते हैं, किसमें अंतर कर दिया गया है। ऐसे सुनने में क्या लगेगा, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति, इसमें सुनने में कोई अंतर नहीं है, पहले भी अंतर नहीं था, मगर इधर के जो अर्थशास्त्री थे क्या कहते हैं, इसमें कुछ अंतर लाए हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है। क्या अंतर है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे श्रीमती उर्सला हिक्स, मिसेज उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए होता है। समझे कहां पर अंतर किया आजकल, आर्थिक दृष्टि से ग्रोथ का प्रयोग किसके लिए किया गया, विकसित देश के लिए किया गया, डेवलप वर्ल्ड, G7 के नाम सुनेंगे ना। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ज्यादा होता है, मानक है, उस मानक से ज्यादा होता है ना, जैसे कैसे फर्स्ट डिवीजन होता है 300 नंबर का होता है ना, उससे कम लाते तो सेकेंड, और उससे कम लाते तो थर्ड डिवीजन का नंबर है दिया हुआ, मानक एक कि 300 नंबर लगेगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, तो वैसे ही मानक है। जिस देश का आदमी इतना डॉलर से अगर ज्यादा कमाएगा तो वो देश डेवलप कहलाएगा, कुछ हजार है वो डॉलर, और उस रेखा से अगर नीचे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, गरीब देश कहलाएगा, थोड़ा उसके कारण विकासशील। ये मतलब ये वाला बेंचमार्क है, इससे अगर ज़्यादा कमाएगा तो वो डेवलप कहलाएगा, कम कमाएगा तो कम डेवलप कहलाएगा, और कम कमाएगा तो गरीब कहलाएगा। तो वृद्धि शब्द, ग्रोथ शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, विकसित देश के लिए, जबकि विकास सुनने में एक ही लग रहा हो, मगर देखिए क्या अंतर है,
डेवलप देश के लिए, किसके लिए? जो देश विकासशील है, जैसे भारत विकासशील है ना, तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? विकास का। विकास से विकासशील बना है ना, क्योंकि ये कर रहा है। और ग्रोथ क्या हुआ? जो विकास कर गया, जो विकास कर गया उसके लिए डेवलपमेंट, डेवलप। जो भी कर रहा है वो डेवलपिंग। जैसे भारत अभी क्या है? विकास कर ही रहा है। और भी बहुत सारे देश अभी क्या है? विकास के रास्ते में अभी कर ही रहे हैं। यूरोप जैसा वैसा विकसित नहीं हुए हैं अभी। मिसेज उर्सला हिक्स के अनुसार ग्रोथ किसके लिए प्रयोग होता है? विकसित देश के लिए। और विकास, डेवलपमेंट किसके लिए होता है? विकासशील देश के लिए। किसके लिए? विकासशील देश के लिए। ये देखिए, जैसे भारत है ना, ये भारत, यह कौन होगा? विकासशील देश। भारत किस में आएगा? विकासशील देश में के लिए। तो भारत में किसका प्रयोग होगा? विकास का, डेवलपमेंट। भारत में किसके लिए होता है? विकासशील देश के लिए विकास का प्रयोग, डेवलपमेंट का। जैसे ये सब देख रहे हैं देश, ये यहाँ पर स्वीडन, पोलैंड, इटली, रोम, फ्रांस है ना, सब यहाँ पर, ये दोनों, ये सब क्या है? विकसित देश है, जिसके लिए किसका प्रयोग होता है? ग्रोथ का, वृद्धि का। जो देश विकास कर गए उसके लिए ग्रोथ, जो देश विकास कर रहे उसके लिए डेवलपमेंट, विकास। ठीक, आगे चलते हैं। एक और है, समझ गए होंगे कि ग्रोथ का प्रयोग किसके लिए हुआ है, डेवलपमेंट किसका होता है, किसके लिए हुआ है? बता देते हैं आपको। ग्रोथ का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकसित देश के लिए। ये सब जो है विकसित देश, ये सब जो देख रहे हैं विकसित देश है, ये सब उसके लिए। ठीक ना? पेन कहाँ गया? ये सब देख रहे हैं ना देश, ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, ये सब क्या है? विकसित देश में आएगा। ग्रोथ इसके लिए होगा। और भारत, इधर चाइना, इधर थाईलैंड हो गया ना, वियतनाम, ये सब के लिए कौन आएगा? विकासशील। क्योंकि ये सब देश क्या है? अभी विकास कर रहा है। यहाँ के देश के पर कैपिटा क्या है? कम है ये सब देश के मुकाबले। डॉक्टर ब्राइट सिंह के अनुसार लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। वो अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर। ग्रोथ शब्द किसके लिए आता है? विकसित देश के लिए। और डेवलपमेंट, विकासशील देश, जो भी विकास कर रहा है बेचारा, गरीबी से निकल कर। एक और देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें से, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीछे ही पढ़ाए थे, आप भी सुन लीजिए क्या है, ऊपर ऊपर पहले एक बार, फिर इसमें बता देते हैं। सतत डेवलपमेंट हो गया ना, कि कोई भी डेवलपमेंट क्या हो? लगातार होते चले, वो अभी भी हो और आगे वाला भविष्य भी करे, जो अगला जनरेशन है ना वो भी करे। जैसे संसाधन हो गया, कोयला और भी बहुत सारे संसाधन है, तो उस पर क्या हो? इतना मतलब जरूरी के हिसाब से यूज करें ना, कि अभी भी उससे बिजली बने, काम होवे, और बचा कर उसको रखें ताकि भविष्य आने वाला जनरेशन भी उसका यूज कर सके। उसी को सतत डेवलपमेंट बोलते हैं। कि विकास की प्रक्रिया क्या हो? लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे। समावेशी में क्या होता है? कि विकास के प्रक्रिया में कोई समाज छूटे नहीं। और सतत में क्या होता है? विकास प्रक्रिया रुके नहीं, लगातार चलते रहे। देखिए जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य, ये सब का प्रकाश है ना, आदि का प्रयोग कैसा हो? भावी पीढ़ी के लिए भी क्या हो? संसाधनों वंचित ना होना पड़े। अभी तो विकास ये सब से यूज करके करे ही, अगला जो जनरेशन आवे उसके लिए भी छोड़ना है, कि नहीं अब ये अंधाधुन यूज करके उसको फेंक दें, बेचारा आवे वाला लोग कुछ बचे ही नहीं। नहीं तो क्या होगा? वर्तमान की उत्पादन तकनीक पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। आजकल देख ही रहे हैं कंपनी कितना पानी, नदी खराब के लिए है, उसमें जो केमिकल बनता है वो सब नदी में छोड़ देता है। तो वायु, केमिकल से खाली जल ही थोड़ी खराब हो रहा है, वातावरण भी आजकल देख रहे हैं, धुआं उतना सब फैक्ट्री से निकल रहा है, उसके कारण वातावरण कितना दूषित हो गया है। अनेक उत्पादन की क्रियाएं जल, वायु, भूमि को क्या प्रदूषित कर रही है। फैक्ट्री से जो खराब, जैसे दवाई वाला फैक्ट्री, तो उसमें केमिकल होगा,
तो वो कहाँ फेंक देती है? नदी में, जमीन में। नदी में फेंक दिया तो नदी खराब हो गया, जल खराब हो गया। जला दिया तो हवा खराब हो गया। मट्टी में फेंक दिया तो भूमि खराब हो गई। अब खराब हो जाएगा तो आगे वाला जनरेशन को क्या दीजिएगा? प्रदूषित रही है, जो क्या है आज के एक चिंता का विषय है। इन सब समस्याओं के कारण ही विकास वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखना क्या है, उचित नहीं कहा जा सकता। मतलब जिस तरह से अभी चल रहा है वो सही नहीं है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, यूज करो, सही जरूरत पर यूज करो, उतना बर्बादी नहीं करना। जिससे कोई चीज़ फैक्ट्री है मान के चलते, वहाँ ठीक है कचरा होता है तो उसको नदी में नहीं फेंकना, उसका सही से पहले क्या करो, निपटारा करो, उसका रिसाइकिल करो। पढ़ते होंगे ना, मतलब उसको बढ़िया से जो काम वाला चीज़ उसको रीयूज बना दो, दोबारा से उपयोग करने लायक बना दो, उसको बढ़िया से छान के अथी करो। जैसे कोई फैक्ट्री पानी खराब करती, गंदा केमिकल मिला के दे रहा है तो पहले पानी को फिल्टर कर देगा तब नहीं देना चाहिए। वो केमिकल वाला दे देगा तो नदी खराब हो जाएगी ना, और वो पानी मट्टी में देगी तो मट्टी खराब हो जाएगी। इसके विकल्प जैसे प्लास्टिक वाला तो उसको जला देगा तो क्या होगा, उसे देखते कितना गंदा धुआं निकलता है, वो वातावरण को खराब कर देगा ना। सतत विकास, पोषणीय विकास अवधारणा को क्या जन्म दिया है? सतत विकास शब्द शाब्दिक अर्थ ऐसा विकास जो जारी रह सके। अभी तुरंत बोले थे सतत विकास क्या होता है? सतत विकास शब्द का आर्थिक है ऐसा विकास जो जारी रह सके, पीछे ही बोले थे वैसा विकास जो लगातार चलते रहे, अभी भी चले और आगे वाला जनरेशन तक और जनरेशन आओ, अभी भी चल रहा है और हजारों लाखों साल तक क्या हो, विकास होता ही रहे, बाधा नहीं हो और हम कोई चीज चलती, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखा जाए। कैसा विकास होना चाहिए? अभी भी हम लोग सामान का यूज करें और आगे आने वाला जनरेशन भी उस सामान का यूज करे, नहीं अंधाधुंध करके अभी उड़ा उसको तबाह करके बर्बाद कर दें। जैसे वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं को समझौता किए पूरी की जाती हो। पूछेगा, बता देते हैं हिसाब से। यार इरेजर कहाँ चल जाता है? देखिए ध्यान से, इसको अलग पेंसिल कलर से कर देते हैं ताकि आपको ध्यान से देखिएगा। ये वाला वुडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास क्या है? वुडलैंड के अनुसार सतत विकास क्या है? सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं, बोले नहीं कि अभी जो जरूरत है उसके अनुसार बिना आगे वाली क्षमता, मतलब आगे कैपेसिटी, भावी पीढ़ी मतलब आगे आने वाला जनरेशन के योग्यताओं के समझौता किए पूरी की जाती हो। मतलब समझा देते हैं लाइन को, कहने क्या कर जा रहा है। जैसे कोयला है तो उसका उपयोग अभी भी करेंगे अब आगे भी करते रहेंगे, मगर जरूरत के अनुसार। ऐसा नहीं हो कि जहाँ खदान है वहां से एक बार निकाल के उठा के लेके चल आवे और यहाँ लाके खराब होते रहे। वो जितना जरूरत है, 100 किलो कोयला की जरूरत है, मान के चलिए एनटीपीसी में, तो 100 किलो देंगे, फिर अगला दिन 100 किलो देंगे। कि ऐसा ना कि अभी 1 लाख रख देंगे तो क्या होगा, वो खराब ही होगा ना, और उतना यूज भी नहीं कर पाएगा वो। जैसे आप ही के खाए की क्षमता है कितना है, 5 रोटी 6 रोटी, अब आपके सामने इतना रोटी रख दे तो क्यों होगा, खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा, वो बर्बाद भी हो जाएगा। ऐसे बचल रहता तो अगला दिन भी खाते उसको। समझ रहे हैं? इसी को हो गया सतत विकास, कि मतलब आगे के भी सोचना है, और इतना रोटी आप ही एक बार खा लीजिएगा तो फिर घर में और की खाएगा, ये भी न है। तो और आदमी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही आगे चलिए, अब देखिए इसी तरह मैडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि कहलाता है। अब पहले से डेवलप है तो और वृद्धि होगा, तो वहाँ की जो वृद्धि होगा ना आय में, आय मतलब जो आमदनी, आय माने आमदनी, जो पैसा कमाया, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। धनी देश मतलब डेवलप, जहाँ के
बोले ना कि वहाँ का देश क्या है, सरकार नियम बनेले हैं कि इतना देर काम करेगा 1 घंटा तो उसको इतना रुपया देना ही देना, उससे कम नहीं दे सकता, ज्यादा भले दे दो, कम नहीं दे सकते हो। जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास कहलाता है। पीछे पढ़ाए थे उनके अनुसार, अब इनके अनुसार देखिए, तो बोले थे ना अर्थशास्त्री के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, अलग अलग है। वो क्या है, जो उधर पढ़े थे कि ग्रोथ किसके लिए होता है, विकसित देश के लिए। अब विकास किसके लिए होता है, डेवलप, जो डेवलप कर रहा है देश उसके लिए। वही ये बोल रहे हैं, जो धनी देश होता है उसके लिए ग्रोथ, वृद्धि का उपयोग होता है, और निर्धन देश जो गरीब देश है उसके लिए, जो विकास कर रहा है उसके लिए विकास का प्रयोग होता है। जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात है, यह एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। ये देश के अनुसार देखिए, आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उपयोग होता है। जहाँ पर ग्रोथ लगा देगा, वृद्धि, वो होगा विकसित देश के लिए, और जहाँ डेवलपमेंट, डेवलपिंग है लिखा वो होगा विकासशील देश के लिए। तो विकसित देश में कौन रहेगा, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब। भारत किस में है, विकासशील देश में अभी है, पढ़िएगा तो। और बोल रहा है कि जब आर्थिक प्रगति की बात होती है तब दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ पर ही दोनों शब्द का प्रयोग किया, आर्थिक प्रगति के लिए आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। सच यह पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ निहित है। बात तो सही है, विकास वृद्धि ऐसे अंतर नहीं लग रहा है, मगर विकसित देश जो है अपने आप को ऊंचा माने ले, क्या किया है, ग्रोथ, वृद्धि वाला यूज करता है शब्द अपने लिए, और जो बेचारा विकासशील देश है वो अपने लिए विकास यूज करता है। ठीक, आगे देखिए, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर, शब्द में देखिए कोई अंतर लग रहा है। तीनों का मतलब देखिए, यहाँ पर तीनों का मतलब तो क्या हुआ, बढ़ना ही हुआ ना। मगर जैसे देखते हैं सोसाइटी में कुछ आदमी जिनके पास ज्यादा पैसा हुआ तो कैसे स्टैंडर्ड दिखाते हैं ना, वो अपने आप के अलग लेवल मानते हैं, और बेचारा जिनके पास कम होता है तो थोड़ा सा कम समझता है अपने आप को। यही यहाँ पर है, जो डेवलप हो गया है, विकसित हो गया, जिनके पास ज़्यादा देश के पास पैसा है तो अपने आप को ग्रोथ लगाता है, और जो बेचारा उससे कम रह गया पैसा कमाने में, देश थोड़ा कम पैसा रह गया, गरीब रह गया, वो विकास लगाता है। वही कह रहा है, ऐसे तो इसमें कोई अंतर है नहीं, तीनों में विकास वृद्धि कोई कोई अंतर नहीं है। इनके अनुसार क्या है, कोई अंतर नहीं। किनके अनुसार, प्रोफेसर लेविस के अनुसार। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है लेविस के बारे में। आगे देखिए, जब आप आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जान सकते हैं जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है। शुरू में बताए थे कि कोई चीज विकास कैसे करता है, प्लान के द्वारा। सही से प्लान अगर बनाइएगा, परीक्षा में पास करना है तभी ना पास कीजिएगा, पढ़ के सब चीज सब्जेक्ट पर काम करके। तो वैसे इकोनॉमिक में होता है, सरकार सोचती है कि इस क्षेत्र में इतना पैसा लगाएंगे, सरकार को हटाइए, प्राइवेट आदमी को लाइए। प्राइवेट आदमी है, जिस मान के चलिए फैक्ट्री है, मेरा क्या है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो हम क्या सोचेंगे, मेरे पास रुपया है, हमने फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री में सामान बनाएंगे, तो हम साथ चाहेंगे ना कि ये फैक्ट्री में इतना सामान ही बने, ये फैक्ट्री में ये सामान इतना बने। पूरा प्लानिंग बनता है ना, इतना दिन में इतना बने, इतना दिन में मेरा सेल इतना हो, इतना प्रॉफिट हो, सब प्लान बनता है कि नहीं बनता है पहले। आर्थिक नियोजन का अर्थ समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित समाज एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय उपयोग करना है। अभी बताएं, इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब होता कुछ ही है, जो आपके पास सामान है उसको सुनियोजित तरीके से, मतलब प्लान के तहत उसका सही उपयोग करना, वही क्या इकोनॉमिक प्लानिंग है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया होता है तो सोचते हैं 1 लाख कने लगा दें कि बढ़े, तो बैंक में दे देते होंगे, तो उससे क्या इंटरेस्ट मिलता है ने,
1 लाख रुपया में मान के चलिए 10% देगा तो 10,000 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो प्लान बनाए ने कि पैसा को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना है, योजना बनाए इधर लगा के। कोई सोना खरीद लेगा तो देखिए सोनो भी क्या समय के साथ उसका दाम बढ़ते जाता है ना। एक अभी लाख रुपये भरी हो गया सोना 10 ग्राम, जो 50,000 खरीदा होगा तो उसका रुपया क्या डबल हो गया कि नहीं हो गया। कोई पैसा लगाता है जमीन खरीदे में, देखेगा जमीन के दाम भी कितना बढ़ जाता है। कोई आदमी अगर लाख रुपया में जो जमीन ले होगा तो अभी कितना हो गया होगा, 10 लाख 20 लाख में हो गया होगा ना, दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना सही से, समयबद्ध, समय के अनुसार समय बढ़िया से प्लानिंग करके कि इतना समय में इतना कर लेना है, वही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाएगा। वो संसाधन उसका सही यूज करके। आगे देखिए भारत में भी क्या है, जैसे बोले थे घर प्लान बनाता है ना कि इधर इतना खर्चा करना है बजट, जैसे 1 लाख कमाया 10,000 खाना में 20,000 इधर खर्चा होता है ना, प्लान बना के इतना इतना खर्चा हुआ इधर इधर। तो वैसे ही देश में भी क्या है प्लानिंग बनता है कि इधर इतना खर्चा करना है, इधर इतना खर्चा करना है। योजना आयोग जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की क्या करता है, भारत में योजना बनाता है, बताए थे। इसका गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ये क्या करता है, भारत में क्या क्या योजना बनेगा 5 साल में, भारत क्या क्या विकास करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो पूरा खाका बनाता है, मतलब पूरा प्लान बनाता है। और इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। योजना आयोग के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। पीछे ही बताए थे, अभी बता रहे हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष क्या थे उस समय के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री वही थे ना। अब 1950 को क्या हुआ था, इसका गठन ही किया गया था। 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना भी आया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, इसे पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। और अभी तो नहीं है ये, इनका डेट हो चुका है। ये क्या थे 2014, 10 साल मतलब 2004 से लेकर 2014 तक ये क्या थे, प्रधानमंत्री भारत के। तो उस समय तक आपके बुक में पीछे दिया हुआ है, अभी अपडेट नहीं किया है। तो उस समय के क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। तो उस समय के प्लानिंग कमीशन के क्या थे, ये हेड थे। अब प्लानिंग कमीशन को ही क्या कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है 2015 में। उसका नाम योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का भी हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री योजना कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ठीक, अभी मोदी जी हैं 2025 में प्रधानमंत्री कौन थे, ये मनमोहन सिंह है जी, है इनका डेथ हो चुका है, ये अब दुनिया में नहीं है। ठीक ना, ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भारत को बचाया 1991 में। ये नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता भारत का। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, भारत में यही उदारीकरण लेकर आए थे। भारत जो अभी स्थिति में ने उनके लिए इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है, इन्हीं का हाथ था भारत को विकास करने में। और अब्दुल कलाम को भारत को ताकतवर मिसाइल, मैंने इसी बोला जाता है उनको मिसाइल बनाने में। तो एक बार और देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। इसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रथम योजना के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री थे ना वो भारत के। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे पहले कौन थे, मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन, ये थे हेड। अब ये चुनाव हार गए तो क्या 2014 से कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, तो वो हेड है प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का नाम अब चेंज होकर क्या हो गया, नीति आयोग होकर दिया गया है। योजना आयोग का देखिए शब्दों में अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का क्या करना, सही से यूज करना। देश में जितने संसाधन है ना,
उसका सही से यूज कैसे होगा, पूरा बोले ना प्लान बनाता है कि कौन सा चीज़ है तो कहाँ कैसे यूज करना है। ये क्या है 5 साल पहले ही तैयार कर लिया जाता है। जैसे घर में कैसे प्लान बना लेते हैं, कहीं घूमने जाना है तो अच्छा पहले प्लान बना लेते हैं ने, यहाँ टिकट है, इस समय निकलेंगे, वहाँ उस जगह उस समय पहुँचेंगे, उस समय पहुँचेंगे, प्लान बनाते हैं ना। वैसे ही देश क्या करता है 5 साल पहले ही सब चीज़ बना लेता है, उसके अनुसार फिर काम करता है। अभी भारत अपनी क्या मतलब जो मनमोहन सिंह थे उस समय, अभी ज़्यादा हो चुका है। अभी क्या है ये 2012 मतलब पुराना है। 7 से 12 में कौन था, 10 वर्ष ये नहीं चल रहा है, अभी चल रहा 12 से। देखिए 12 से चलेगा 17, 17 से चलेगा 22, अब 22 से चलेगा 27, तो ये था 10वीं, ये था 11वां, 12वां, 22, 5, 27, 13वीं अभी चल रहा है। 2025 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रही है, 13वीं चल रही है। 12, 5, 17, 17, 5, 22, 22, 5, 27, ठीक है। 10वीं कब था 2007 से 12। अब पहला कौन था ये इम्पोर्टेंट है, 1951 से 1956 योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। अब पहला योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन कब आया, 5 साल योजना बनाकर 1951 से 1956 पहला प्लानिंग कमीशन की योजना कब बन के आया, 1951 से 1956, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है ये। इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक, देश में क्या है गरीबी था उसको दूर करना है, फैक्ट्री लगाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़वाना है, देश को तरक्की करवाना है, कृषि में वृद्धि करवाना, कैसे ज़्यादा फसल उपज हो, कौन सा सस्ता खाद हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट भरा जा सके, ज़्यादा पैदा होगा तभी ना सामान सस्ता होगा खाने वाला। उद्योग का विकास कैसे हो। योजना आयोग किस लिए लाया गया था, देश की आर्थिक विकास के लिए, देश को विकास करने के लिए, कृषि में बढ़ावा देने, कृषि को विकास करने के लिए। देखिए पहले हल से होता था, फिर मशीन से होने लगा, मशीन से ज़्यादा उपज होता है अब आदमी को भार भी कम पड़ता है। उद्योग, इंडस्ट्री को बढ़ाना, देख रहे हैं आजकल मोदी सरकार मेक इन इंडिया बोलती है ना, बोलती है कि नहीं कि दुनिया के देश के जो फैक्ट्री क्या है भारत में आओ बनाओ, यहाँ फैक्ट्री आके बनाएगा तो रोजगार मिलेगा ना सबको, और सामान यही बनेगा तो सस्ता भी होगा। आगे देखिए, तो चलिए क्लास यहीं रखते हैं आज के लिए। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।